नमस्कार साथियों। लोकसभा में बोली गई रिपोर्टर की डिक्टेशन जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन की स्पीड 140 WPM रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारे आधुनिक समाज में यह मान्यता जड़ पकड़ रही है कि समाज में जिसके पास अधिक साधन होंगे वही अधिक प्रतिष्ठा का हकदार होगा। दूसरी तरफ सफलता व उपलब्धियों की खुशी में अधिक सूझबूझ से सामाजिकता निभाने की भावना एवं परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है। सामाजिकता और नैतिकता के बिना गुणवत्तापूर्ण जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्तमान सामाजिक मान्यता में शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण की जगह शिक्षित व्यक्ति की सफलता का पैमाना उसके धनोपार्जन की क्षमता से जोड़ दिया गया है। जिसकी जितनी मोटी आमदनी होती है वह व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर उतना ही ऊंचा दिखता है। हमारी मान्यता रही है कि व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है और शिक्षा इन दोनों के रिश्ते को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। परंतु इसके विपरीत कभी कभी शिक्षित व्यक्ति समाज में स्वयं को अलग थलग महसूस कराने लगता है। ऐसी शिक्षा अपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि यह समाज के ताने बाने को जर्जर बनाती है। आज ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि शिक्षा को अधिकाधिक धन उपार्जन का जरिया मान लिया गया है। धनोपार्जन के एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत व्यक्ति समाज की बात तो दूर परिवार की चिंता भी भूल जाता है। तेज गति से अधिकाधिक धन कमाने की होड़ में सामाजिकता पिछड़ती चली जा रही है। आज समाज एवं इंसान आगे बढ़ते दिख रहे हैं लेकिन सामाजिकता और इंसानियत पिछड़ती जा रही है। सोच और प्रयोजन दूषित हो जाने से शिक्षा के मूल अभिप्राय का क्षरण हो रहा है और सामाजिकता भौतिकता के आगे घुटने टेक रही है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। आज इस सोच के तहत समाज की बुनियाद पर आघात हो रहा है और इसके मूल स्वरूप को विकृत किया जा रहा है। समय आ गया है कि समाज में इस विषय पर जागरूकता बढ़ाई जाए। समाज की संरचना को छत बिछत करने वाली इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि अनुचित धनोपार्जन तभी तक बुरा लगता है जब तक हमें मौका नहीं मिलता और स्वयं इससे लाभान्वित होने की स्थिति में सारे आदर्श धरे रह जाते हैं। शिक्षा को पवित्र रखने के लिए इस दोहरी मानसिकता से समाज को बाहर निकलना होगा। शिक्षा को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने के लिए पहल करना सरकार का दायित्व तो है ही, लेकिन समाज की भी इसमें अहम भूमिका है। सामाजिकता, नैतिकता एवं राष्ट्रीयता के मूल्यों का विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताओं में समाहित करना होगा। समाज को अपनी मूल्य प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन लाना होगा और अधिकतम धनोपार्जन करने वाले को सफलतम मानने की मानसिकता छोड़नी होगी। लोगों को यह समझना होगा कि हमारी सफलताओं और उपलब्धियों में समाज तथा सरकार की भी अपनी भूमिका रहती है। शिक्षित मनुष्य को यह देखना होगा कि वह समाज के लिए क्या कर रहा है। शिक्षित व्यक्ति को अपनी अलग पहचान बनाने की प्रवृत्ति छोड़कर समाज में अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता बनानी होगी। अपने सार्वजनिक योगदान एवं चारित्रिक धवलता को सामाजिक प्रतिष्ठा की कसौटी बनानी होगी। तभी हम एक मजबूत समाज और दीर्घकालिक सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। महोदय, आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि पिछले एक साल में देश में लगभग 98 लाख लोगों की नौकरी चली गई। वर्ष 2012 के दौरान देश में कुल 859 लाख लोग किसी न किसी तरह की नौकरी में लगे थे और इस साल मार्च तक यह संख्या घटकर 762 लाख रह गई है। किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या लॉकडाउन की चर्चा होने के साथ ही देश के रेलवे और बस स्टेशनों पर लोगों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ती है।
हाल ही में ऐसा एक बार फिर देखने को मिला जब गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को जाने के लिए निकल आए। इन पाबंदियों से शहरों में बीमारी के प्रसार पर अवश्य रोक लगेगी, लेकिन इसके चक्कर में लाखों लोगों की रोजी रोटी फिर एक बार दांव पर लग जाएगी। इसके साथ ही यह भी डर गहरा होता जा रहा है कि अपने गांवों की ओर लौटने वाले ये लोग अपने साथ बीमारी को भी भारत के ग्रामीण अंचल तक पहुंचा देंगे। यह डर इस बार इसलिए भी ज्यादा गहरा है क्योंकि इस बार राज्य सरकारों की ओर से गांवों में पहले जैसी चौकसी नहीं दिख रही है। शहरों के मुकाबले गांवों में इसकी जांच भी बहुत कम है और इलाज के साधनों की कमी जग जाहिर है। इसलिए यह पता लगना भी आसान नहीं है कि किस गांव में कब कौन कोरोना पॉजिटिव निकलता है, और अगर पता चल भी जाए तो इलाज मिलना बहुत मुश्किल है। हमारी अर्थव्यवस्था पर इस महामारी का दुष्प्रभाव दिखाई देने लगा है और इसकी वजह से भारत की आर्थिक तरक्की को गंभीर नुकसान हो सकता है। अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहती हैं तो भारत में आर्थिक सुधार खतरे में पड़ सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में विचार का सरल अर्थ यह है कि बड़े ठहराव के साथ अपने आसपास की दुनिया को समझें और उतना ही कहें जितनी उसकी चीजों को लेकर स्पष्ट समझ है, अन्यथा भ्रम बढ़ते जाएंगे और हम चाहकर भी किसी बात का सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इन दिनों समाज में एक समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया प्राणी बन रहा मानव खींच भरी शैली में बात रखने को विचार करना या विचार प्रकट करना मानने लगा है। फेसबुक और ट्विटर पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग खींच भरी बातचीत में विचारों का प्रकटीकरण और चिंतन ढूंढ रहे हैं। उनमें अधिकांश संवाद ऐसा होता है जैसे बहुत से लोग बात कहते हुए स्वयं को अंदर से दुखी महसूस कर रहे हों। अगर उनसे इस बारे में पूछा जाए तो वे कहते हैं कि वे संवाद कर रहे हैं या अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इस बात को एक अन्य उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। विष को अमृत या दिन को रात कहने से बड़ा असत्य कुछ नहीं लगता। ऐसी खींच भरी भाषा को विचार मान लेना उससे भी बड़ी समस्या की ओर संकेत करता है। किसी भी मनुष्य को चीजों के सही रूप और परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। संगत विचार का यही भाव है कि चीजों को उनके सम्यक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा स्पष्ट कहती है कि विचार बहुत सूक्ष्म होता है और वह इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता है। इसके लिए हमें बारीकी में जाना पड़ेगा और गहन चिंतन करना होगा। इस सूक्ष्म से विचार को पकड़ने के लिए व्यक्ति को बहुत ठहराव भरे चिंतन मनन से होकर गुजरना पड़ता है। संगत विचार के लिए विचार शब्द का सही बोध लोगों के अंदर होना आवश्यक है। इस बारे में मनीषियों ने कह दिया कि विचार चीजों को ठहराव के साथ समझने की प्रक्रिया है और इसकी अभिव्यक्ति भी ठहराव में होती है। लेकिन आज मानव जाति का सोशल मीडिया के प्रति दायित्व इतना प्रबल है कि उसे तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देने ही है। महोदय, भूमि का अधिकार विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक स्थिरता का सबसे मजबूत साधन माना गया है। विभिन्न देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि जहां भी महिलाओं के पास भूमि संबंधी अधिकार होते हैं, वहां उनका परिवार पर प्रभाव होता है और वे अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ रख पाती हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी महिलाएं घरेलू हिंसा की भी बहुत कम शिकार होती हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिसके पास अचल संपत्ति के अधिकार होते हैं उसका प्रभुत्व परिवार और समाज पर कहीं अधिक होता है। आधी आबादी के समान अधिकारों को वास्तविक रूप देना जटिल और चुनौती भरा काम है। देखा जाए तो यह मानव अधिकारों के विश्वव्यापी संघर्ष की ही एक कड़ी है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे इस सत्य की अवहेलना करते आए हैं कि बगैर आर्थिक सुदृढ़ीकरण के महिला सशक्तिकरण की हर परिभाषा और कोशिश अधूरी है। अगर हम इस संपूर्ण संदर्भ को भारतीय परिप्रेक्ष्य
में देखें तो पाएंगे कि दो प्रकार के व्यवधान महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी होने से वंचित करते हैं। पहला कारण यह है कि पुरुष सत्तात्मक समाज प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण साधन भूमि को किसी भी स्थिति में महिलाओं को सौंपने को तैयार नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों को भावनात्मक कारणों से छोड़ देती हैं। उनको परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा इसके लिए प्रेरित किया जाता है कि वे पारिवारिक अचल संपत्तियों पर अपने अधिकारों का कानूनी दावा न करें। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों डिक्टेशन लिखने के लिए।